बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 7वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आपने तमाम डोजेज फॉर्म पढ़ी थी, जिसमें आपके पास जो है टैबलेट्स थी, कैप्सूल्स थे, सॉल्यूशंस थे, सिरप थे, इंजेक्टेबल थे। उनमें से जो एक डोजेज फॉर्म है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन की टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है, ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, और थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन जो है ना वो कितने कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है, उस किस चीज़ के मिक्सचर से जो है ना एक सॉल्यूशन तैयार होता है, को सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं, सोलबिलिटी क्या होती है, सोलबिलाइजेशन क्या होती है। इसके बाद जो है ना सॉल्यूशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, एंड इन द लास्ट दो तरह के जो है ना वो ड्राइड मिक्सचर्स फॉर सॉल्यूशन भी वो आते हैं मेडिसिन में, जिसे हम बाद में जो है ना रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ओरल रिहाइड्रेशन जैसे ORS वगैरह है, वो भी आपके पास एज अ सॉल्यूशन फॉर्म अवेलेबल है टू कवर द डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था बहुत डिटेल से। हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, एंड हाइपरटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपके सोल्यूट की और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है ना वो क्या होती है। आप इसके एग्जांपल यूँ ले लें, यहाँ पे आप लिख लें कि इसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट, इसमें दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर ही होती है। ठीक है, ये सारा जो है ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन जो है ना किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में जो मिकदार हम ऐड करते हैं उससे एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हमें हासिल होती है। क्लियर है कंसंट्रेशन क्या होती है, जो मैंने लिखा है कंसंट्रेशन मतलब इन सिंपल टर्म आप यूँ समझ लें कि अगर आप एक कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, नमक का पानी बनाते हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा जो है ना नमक ऐड होता है, ये जितना कम मिकदार में या एक नॉर्मल मिकदार में ऐड होता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो उस सॉल्यूशन की, नमक का पानी में जो हमने वो एक सॉल्यूशन बनाया है वो क्या कहला रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कहला रही है। तो आप आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक ऐसा से याद करें कि इसमें जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की वो क्या होती है, बराबर होती है। इसमें दोनों जो है ना वो सेम मिकदार में ऐड किए जाते हैं, बट इन केस ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एंड इन सिंपल वे कि आपका जो हाइपरटोनिक होता है उसमें आपकी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सॉल्यूट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इसी वजह से आपके जो ये वाले सॉल्यूशन है उसकी एग्जांपल है 0.9% सोडियम क्लोराइड और 5% डेक्सट्रोज। इसमें जो है ना आपका 3% नॉर्मल सलाइन, और इसमें क्या है आपका 0.45% सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है, इसमें आपका सेल जो है ना रिमेन इन द ओरिजिनल पोजीशन। अगर कोई भी ये बीकर है, ये आपका बीकर है, इसमें आपने कोई भी सॉल्यूशन जो है ना वो इसमें ऐड कर दिया, इनमें से किसी भी टाइप का सॉल्यूशन। इसमें आप एक RBC सेल है, सपोज करें हम RBC सेल ले लें, नॉर्मल ह्यूमन सेल ले लें, अगर उसको जो है ना इसमें डाला जाता है तो उस वक्त जो है ना इसकी जो फिज़िकल कंडीशन है सेल की, वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, इन सॉल्यूशंस की वजह से चेंज हो रही है। इन सॉल्यूशन की वजह से क्यों चेंज हो रही है कि इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है आपका, जिसमें हम जो सॉल्यूट को हल करने के लिए इस्तेमाल, जिसमें सॉल्यूट को हल किया जाता है। सॉल्वेंट के एग्जांपल है पानी, जैसे वाटर जो है ना वो क्या है, सॉल्वेंट है आपका। अच्छा, सॉल्यूट क्या है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व की जाती है किसमें, सॉल्वेंट में। तो वो हो सकती है आपका शुगर भी हो सकता है, वो आपका सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंसेस जो कि सॉल्वेंट में हल की जाती है, और सॉल्वेंट क्या कहलाता है, लिक्विड
या वो जो है ना महलूल जिसमें आपका सोल्यूट जो है ना वो डिज़ोल्व किया जाता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट का और सोल्यूट का वो डिफरेंस क्लियर हुआ। उसके बाद जो है ना इन्हीं बेसिस पे सॉल्वेंट और सोल्यूट की कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपके 3 सॉल्यूशंस बनते हैं। इसलिए अगर वाटर जो है ना बराबर होगा और आपका सॉल्ट बराबर होगा, वो क्या कहला रहा है, आइसोटोनिक। लेकिन अगर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और आपका जो सोल्यूट है, नमक है या शुगर है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये एरो क्या शो कर रहा है, इंक्रीज़ को, और ये किसको शो कर रहा है, डिक्रीज़ को। ठीक है जी। तो अगर आपका जो है ना वो सॉल्वेंट कम हो रहा है और सोल्यूट इंक्रीज़ हो रहा है, वो क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक। इस सूरत में आपका जो सेल है, अगर ये इसमें जो है ना आपका आरबीसी है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पे इसमें सॉल्वेंट की मिकदार क्या है, इसमें सॉल्वेंट की मिकदार कम है और सोल्यूट की क्या है, ज़्यादा है। सॉल्वेंट हमेशा जो है ना सोल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते, मूव क्या करता है, सॉल्वेंट मूव करता है। तो वो क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें जो है ना आरबीसी है, इसमें आपके सॉल्वेंट की मिकदार क्या थी, कम थी, तो फिर वो यहाँ हाइपरटोनिक में जो है ना वो यहाँ से बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सोल्यूट ज़्यादा है ना, सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं और आपका सॉल्वेंट कम है। लेकिन जो आपका सेल है, नॉर्मल बॉडी सेल है या आरबीसी है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ से कहाँ की तरफ आएंगे, इसकी तरफ आएंगे, तो सेल क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी उसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसमें जो आपका सेल है ना वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन इन द सेम केस अगर एक आरबीसी है सेल आपका, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल ना, आरबीसी है, उसको आपने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐड किया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है इसमें सॉल्वेंट की क्या है, ज़्यादा है, और उसकी क्या है, सोल्यूट की कम है। अब जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से वाटर कहाँ मूव करेगा, इनसाइड द सेल। यहाँ पे क्या कर रहा था, वो आउटसाइड द सेल आ रहा था, यहाँ पे वो मूव करेगा इनसाइड द सेल। जब पानी जो है ना वो सेल में मज़ीद जो है ना वो जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, फूल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, वो इतना जब उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। अब क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारा है इस टाइप, उसके बाद जो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस जो है ना वो जो आपकी बॉडी के लिए मेडिसिनल उसमें बनाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। सम टाइम आपको नीड होती है कि आपको जो है ना हाइपरटोनिक से लाइन चाहिए या हाइपरटोनिक, बट द कंपैटिबल सॉल्यूशंस आर दी आइसोटोनिक, जो कि आपके इसी तरह से ये एक्ट आपकी बॉडी के ऊपर करेंगे। अगर एक हाइपरटोनिक है वो आप जो है ना उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो क्या कर देगा, डैमेज कर देगा आपकी जो बॉडी सरफेस है, या आपके आई ड्रॉप्स हैं जैसे, उसमें आप तो आपके जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होते हैं, ऑप्थेल्मिक कौन से होते हैं, जो आँखों में डालने वाले कतरे होते हैं वो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो कानों में डालने वाले होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, ईयर ड्रॉप, और एक ऑटिक सॉल्यूशंस, OTIC, वो ऑटिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो आपके वो उस सॉल्यूशन की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मकसद, आपको ये क्लासिफिकेशन बताने का मकसद ये था कि जो आपके मेडिसिनल एजेंट्स हैं, जो आपके सॉल्यूशंस हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे आप यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। इन द सेम वे जो आपके इंजेक्शंस आते हैं, इंजेक्शन के अंदर वाटर फॉर इंजेक्शन होता है या नॉर्मल सलाइन होता है। बाज़ जो मेडिसिन है वो किस में कंपेटिबल होती है, 2 ही तरह के वाटर फॉर इंजेक्शन आता है। उसमें जो है ना 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन होता है सिंपल वाटर फॉर इंजेक्शन, जो कि क्या होता है, पायरोजिन फ्री होता है। पायरोजिन क्या होते हैं, पायरोजिन्स क्या होते हैं,
जो भी आपका आईवी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है कि ये वाटर फॉर इंजेक्शन जो नॉर्मल टैप वाटर है उसमें आप दवाई बनाते हैं, जो अक्सर आपके पास पाउडर्स होते हैं ऑगमेंटिन वगैरह, या फिर आपका कोई भी ऐसा ड्राइड पाउडर है, उसे आप किस चीज़ में डिज़ोल्व करते हैं। उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होती है कि पानी को पहले उबाल लिया जाए अच्छे से, उसको उबालने के बाद जो है नीम गर्म पानी को जो है ना उस दवा में ऐड करना है, फिर उसका जो है ना क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, ये सस्पेंशन बनानी है, ताकि उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई ऐसा बैक्टीरिया वगैरह है, आम टैप वाटर में तो मौजूद होते हैं, कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है ना मौजूद होते हैं, तो आपका जो आईवी जो स्पेशली इंजेक्शंस आते हैं उसमें वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, वो क्या होता है, पायरोजिन फ्री टेस्ट होता है उसका, कि उसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई तादाद नहीं पाई जाती, स्पेशली फॉर इंजेक्शन, क्योंकि वो आपका आईवी लगाया जा रहा होता है। तो अल्लाह ना करे अगर उसमें टेस्ट होता है तो वो आपके आईवी ब्लड में शामिल हो गया, तो जो इन्फेक्शन ब्लड में शामिल होता है वो आपके पूरी बॉडी ऑर्गन में भी फैल सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्सिस, कि जो है ये अब सेप्सिस की कंडीशन में है, पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जो है ना वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। और फिर सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है कि वो आपकी जो अल्लाह ताला ने आपकी जो दिमाग की कई तहें बनाई है ना, फिर उसमें जो चांसेस भी होते हैं कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना आपका वो होगा, उसके अगर लिपिड बाइलेयर नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके माइंड को, आपकी जो लेयर्स है उसको क्रॉस कर जाते हैं, फिर वो इन्फेक्शन आपके सर में भी फैल जाता है। तो इस वजह से जो है ना आपके जो भी है इसको पायरोजिन फ्री टेस्ट वाटर फॉर इंजेक्शन तैयार किया जाता है। तो जो रिएक्शन कर जाते हैं उसकी मेन रीज़न ये होती है कि उसमें कंसंट्रेशन का रोल होता है। ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक इंजेक्शन को जो है ना वो हिदायत हैं कि आपने इसको ना 20 ml में, कम से कम 20 ml में डाइल्यूट करना है, और उसे जो है ना वो 5 ml में डाइल्यूट कर लें। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई तो वो एकदम से जो है ना रिएक्शन, लोकल साइड पे भी रिएक्शन हो सकता है, और हो सकता है वो ब्लड में भी जाके रिएक्शन कर दे। तो उसकी मेन, इसीलिए आप लोग हमेशा जो है ना किसी भी दवा को इस्तेमाल, इंजेक्शन को स्पेशली वो डाइल्यूट करने से पहले ये ज़रूर देखें कि ये इंजेक्शन जो है ना कितने ml में इसकी, एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन और एक होती है डाइल्यूशन। व्हाट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ डाइल्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसका मतलब ये होता है कि आपका एक पाउडर है, पाउडर को ये कहा गया है कि पहले इसे जो है ना आप एटलीस्ट 2 ml में रिकॉन्स्टिट्यूट करें या 3 ml में। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि पहले आपने उस पाउडर को फॉर द डिसोल्यूशन, हल करने के लिए आपने उसे थोड़े से ml वाटर में जो है 3 ml 2 ml वाटर में जो है ना क्या किया, उसे हल कर लिया। सिर्फ पाउडर को क्या बना दिया आपने, डिज़ोल्व कर लिया किसी सॉल्वेंट में, वो हो गया। डाइल्यूशन होती है बल्क, उसके लिए डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने एक सोल्यूशन जो है ना वो 4 घंटे में देना है, तो आपने 3 ml को फर्दर 100 ml में, 250 ml में या 500 ml में जो है ना डाइल्यूट करके फिर देना है। ठीक है, वो जो पाउडर आपके पास वाइल आता है उसमें आपने 2 ml वाटर ऐड किया, उसे आपने हल कर लिया, वो क्या कहलाता है, पाउडर को जस्ट 2 ml वाटर में आपने सिर्फ पाउडर को क्या किया, हल कर दिया, वो रिकॉन्स्टिट्यूट है। और डाइल्यूट जो है ना आपका होता है कि आपने ओवर दी आवर्स जो है ना मेडिसिन देनी है, तो उसे आपने 250 ml में, 100 ml में, 50 ml में फर्दर इसकी डाइल्यूशन बनाई है। जैसे ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूट, हाँ IM अगर लगाया तो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, बस ये रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन अगर हाँ अगर ड्रिप में लगा के हमने IV लगाना है तो फिर वो क्या कहलाएगा, उसकी फर्दर डाइल्यूशंस बनेंगे। तो सोल्यूशन जो है ना ये क्लासिफिकेशन बताने का मकसद था कि आपके जो सोल्यूशन होते हैं वो बॉडी के साथ कंपेटिबल होने चाहिए। सोल्यूशन क्या होता है, आपके बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो क्या हैं, सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद हैं। सोल्यूशन जो है ना, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, सोल्यूशन में डिफाइन मिक्सचर ऑफ द टू और द मोर कंपोनेंट दैट फॉर्म सिंगल फेज विच इज होमोजेनस एंड द क्लियर मिक्सचर। व्हाट इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस?
होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमो मीन्स सेम, मतलब ये है कि आपके जो सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ द वन और द मोर कंपोनेंट that are mixed to form the homogeneous and the mixture that is clear and the soluble जो बाकी भी टर्म्स हमें यूज़ हुई हैं वो इसलिए यूज़ हुई है होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब ये है कि उसमें जो सॉल्वेंट और सोल्यूट हैं वो इस तरह से हल किए गए हैं कि दे फॉर्म अ सिंगल फेज मिक्सचर। क्या बना दे वो? सिंगल फेज मिक्सचर। अगर डुअल फेज होगा, हमने दो सॉल्यूशंस को हल किया, सपोज करें आप ऑयल को वाटर के साथ जो है ना मिक्स कर रहे हैं, विल दे बी एबल टू डिज़ोल्व कम्प्लीटली? नो। तो ये बनाएंगे होमोजेनस मिक्सचर? दे वुड नॉट बी एबल टू मेक द होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशंस का मकसद ये है, सॉल्यूशन जो है ना वो इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि इसमें वन और द मोर कंपोनेंट्स आर एडिड टू फॉर्म अ सिंगल फेज मिक्सचर दैट इज होमोजेनस एंड क्लियर इन नेचर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? उसमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। इसमें आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट को जो है ना हम हल करेंगे तो आपके तीन तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। इन द सेम वे सॉल्यूशन में जो है ना आपके सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, सॉल्वेंट क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, एरोमेटिक वाटर हो सकता है। सोल्यूट क्या होगा? इट विल बी कंटेनिंग द API। व्हाट इज API? डोजेज फॉर्म जब मैंने पढ़ाई थी तो ये वाला वो था आपका API, अक्यूट या एक्टिव? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो आपका जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में वो कौन से हैं? सॉल्वेंट है एंड द सोल्यूट है। सोल्यूट जो है ना विल बी हैविंग द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होगा? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है ना आपका मेडिकामेंट होगा, आपका मेडिसिनल एजेंट होगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपका मेडिसिनल एजेंट होगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल वो एजेंट होगा। अब उसको जो है ना आपने क्या करना है? सॉल्यूशन बनाना है, उसे हमने सिरप फॉर्म तैयार करनी है, एक सॉल्यूशन फॉर्म में तैयार करना है। तो एक्टिव जो आपका API होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको आप किस में हल करेंगे? सॉल्वेंट में हल करेंगे। तो इसलिए जो है ना सॉल्यूशन आर डिफाइंड एज द सॉल्यूशन आर द मिक्सचर ऑफ द वन और द मोर कंपोनेंट दैट फॉर्म अ सिंगल फेज to form consist of the single phase to form a homogeneous and the clear mixture solution। ये हो गया। को सॉल्वेंट क्या कहलाता है? को सॉल्वेंट, अगर आप पानी को उसमें हल कर रहे हैं, किसमें? पानी को आप ऑयल में हल कर रहे हैं तो वो क्या बना रहा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाएगा वो तो, ठीक है। बट वी हैव टू मेक इट होमोजीनस मिक्सचर। तो फिर आप क्या करेंगे? ये इसमें है, गिवन है। इसमें है बुक में गिवन। मुझे नहीं लगता कि ये होगा। अच्छा, ये को सॉल्वेंट की आप क्या होगा? को सॉल्वेंट ड्रग सॉल्युबिलिटी
ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है कि जो हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किस में ऐड किया है, सॉल्वेंट में ऐड किया है, वो क्या कहलाएगी, उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी उस सॉल्वेंट में, राइट। तो को सॉल्वेंट क्या होता है, को सॉल्वेंट ड्रग सॉल्युबिलिटी इज इन्हांस्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल कंपाउंड्स विद ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। ऐसे वाटर मिसिबल कंपाउंड्स जो कि जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसकी सॉल्युबिलिटी को मज़ीद इन्हांस करें, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी के लिए यूज़ किए जाएँ, वो क्या कहलाते हैं, को सॉल्वेंट। जैसे कि वो कहते हैं ना कि ये इसका एडिशन है, उस एडिशन से आपको क्या मिलेगी, एडिशन से आपको हेल्प मिलेगी ना, को का वर्ड यूज़ हुआ है ना, को सॉल्वेंट। ये देखें, को सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जो मज़ीद, आप इसको याद रखें इन द शॉर्ट फॉर्म, इजी फॉर्म के, वो सॉल्वेंट जो कि आपके वाटर मिसिबल जो सॉल्यूशंस होते हैं उसकी क्या करें, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके एग्जांपल है ग्लाइसरॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, इथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। को सॉल्वेंट का हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। Drug solubility is of the water miscible solutions is enhanced by the addition of co-solvent। कि अगर ऑयल है, वाटर में है, अगर हमने उसमें ये जो को-सॉल्वेंट है वो ऐड कर दिया, फिर वो क्या बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। आपका सॉल्यूट जो है ना वो क्या होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी होगा प्लस एक्सिपिएंट्स भी होंगे। एक्सिपिएंट्स क्यों ऐड करेंगे हम, क्या ज़रूरत है हमें एक्सिपिएंट्स ऐड करने की, पढ़ा था ना एक्सिपिएंट आपने, क्या पर्पस था एक्सिपिएंट्स का। भूल गए एक्सिपिएंट्स, वो मैं दो लेक्चर्स में पढ़ाया था और बड़ा रिवाइज भी किया था नेक्स्ट लेक्चर में भी उसे। एक्सिपिएंट्स, एडिटिव्स। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, अगर आपने सपोज करें सॉल्ट है, सॉल्ट आपका सॉल्यूट था या आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसे आपने सॉल्वेंट में, वाटर में हल किया। अगर कोई ऐसा इनसोल्यूबल आपका सॉल्यूट था, सॉल्वेंट जो है या मेडिसिन है ऐसी जो कि उसमें हल नहीं होती है, तो वो आपने को सॉल्वेंट ले लिया। एक्सिपिएंट्स इसलिए ऐड करने पड़ेंगे कि एक सॉल्यूशन को आपने मिक्स तो करना है, हो सकता है हमें उसे क्या बनाना पड़े, गाढ़ा बनाना पड़े, ठीक है। तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे, गाढ़ा करने के लिए हो सकता है आपको उसमें गम या अकेशिया, कार्बोक्सी सेलुलोज, गाढ़ा करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, बल्किंग एजेंट की ज़रूरत होगी कि सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है आपको उस सॉल्यूशन को क्या रखना है, स्टेबल रखना है, वो 10 दिन तक, 20 दिन तक, 30 दिन तक क्या रहे, वो स्टेबल रहे। तो उसमें क्या ऐड करेंगे आप, प्रिजर्वेटिव्स। हो सकता है आपने वो सोल्यूशन, मेडिसिन जो है ना वो कड़वी है, उसे आपने जो है ना वो सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन को मीठा बनाना है तो क्या ऐड कर देंगे, स्वीटनिंग एजेंट। कड़वी है तो उसके लिए आपने उसे स्वीटनिंग एजेंट है तो आपने उसके साथ जो है ना उसको अच्छे से टेस्ट देना है तो आपने कोई फ्लेवर भी ऐड कर दिया। तो एक्सिपिएंट तो सोल्यूट के साथ ही ऐड होंगे ना, क्लियर हुआ। तो आपका जो सोल्यूट है सोल्यूशन में वो क्या हो सकता है, इट इज़ द एक्टिव ड्रग, active medicaments, active pharmaceutical ingredient plus excipients dissolve in the solvent, solvent is the water। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन ये बनती है सॉल्यूशन की ना, कि उसमें जो है ना जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के, सोल्यूट के, उसमें आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट्स इज एडिड in the solvent to form a homogeneous mixture।
अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वो थी आपकी फिज़िकल कंडीशन के लिहाज से ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन है ना वो सम टाइम क्या होता है, मिक्सचर भी होता है। जैसे आपका जो सॉल्यूशन है वो इट मे कंटेन लिक्विड एंड द गैस। लिक्विड भी हो सकता है आपका, लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशंस के जो है ना वो काफ़ी सारे टाइप्स हैं। जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन की एग्जांपल है गैस प्लस लिक्विड, कैसे सॉल्यूशन होंगे, उसकी जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में भी एग्जांपल है। पेप्सी कोला जो हो गई है, या वो उससे गैस रिलीज होती है, गैस प्लस किसका मिक्सचर है, गैस प्लस लिक्विड उसका सॉल्यूशन है वो। तो इस तरह से सॉल्यूशंस के जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपके पास जो है ना बाज़ का वो जो होते हैं सॉल्यूशंस होते हैं नेज़ल स्प्रे सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, गैस भी होती है, वेपराइज्ड वो जो है ना स्प्रे देती है, और प्लस उसमें मेडिकामेंट है, सॉल्यूशन उसका है वो। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप है, आपको उतनी डिटेल, वैसे 9 तरह के जो है ना इस तरह के सॉल्यूशंस हैं, 9 टाइप्स जो है ना फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस की है, लेकिन आई थिंक उसकी आप लोगों के लेवल पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। आगे जो है ना आपकी सोल्युबिलिटी है। सोल्युबिलिटी जो है ना क्या होती है कि आपकी सॉल्यूट जो कि वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दैट पासिस इनटू सॉल्वेंट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, वो क्या कहलाती है, आपकी सोल्युबिलिटी कहलाती है। कि इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा कि वो जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है ना वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम वो जो है ना वो कायम होगा, उसे हम कहते हैं सोल्युबिलिटी। तो ड्रग की प्रिपरेशन के लिए जो है ना सोल्युबिलिटी इज़ द मेन फैक्टर। इसीलिए जो है ना आपके कुछ जो है ना मोर सोल्यूबल होंगे, कुछ लेस सोल्यूबल होते हैं, तो उस तरह से जो है ना इसकी वो डिफरेंट ड्रग की सोल्युबिलिटी जो है ना वो वेरी करती है। सोल्युबलाइजेशन क्या होता है, solubilization is the process in which water insoluble substances are dissolved in the aqueous solution in the presence of the surfactants। surfactants क्या होते हैं, पढ़े थे आप surfactants? सर्फेक्टेंट्स जो है ना वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर यूज टू इन्हांस द सोल्युबिलिटी। जैसे आपने एक वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, कोई मेडिसिन है वो वाटर इनसोल्यूबल है, उसे आपने जो है ना वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो वाटर में जो मेडिसिन है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, उसके लिए जो आप सर्फेक्टेंट्स यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो किस में हेल्पफुल होंगे, सोल्युबलाइजेशन के प्रोसेस में। सोल्युबलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स। तो सर्फेक्टेंट किसका काम करेंगे, सोल्युबिलिटी का काम करेंगे। लिखवाऊं सोल्युबलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच water insoluble substances are dissolved in aqueous solution in the presence of surfactants। in aqueous solution in the presence of surfactants। surfactants की स्पेलिंग ये है SUR, सर्फेक्टेंट्स ये है, एक्वस की स्पेलिंग ये है AQUEOUS, एक्वस। सब्सटेंसेस की तो आती ही होगी आप लोगों को, सब्सटेंसेस की ये है स्पेलिंग, एक्वस, सर्फेक्टेंट्स, सब्सटेंसेस।
is the process in which water insoluble substances are dissolved in aqueous solution in the presence of surfactants. ओरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, मुख्तलिफ फार्माकोपियास हैं जो कि ड्रग की डेफिनेशन देते हैं, जैसे सिरप की डेफिनेशन जो है ना ब्रिटिश फार्माकोपिया, नेशनल फार्मुलरी, ये इस तरह की जो है ना ये ऑथेंटिक वो हैं फार्माकोपियास हैं। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो ओरल सॉल्यूशन की, ओरल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ओरल सॉल्यूशंस हाँ, जो कि मुंह के ज़रिए लिए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड ओरल सॉल्यूशन। पेरेंटल सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। पेरेंटल सॉल्यूशंस में क्या आ जाता है आपका? फाइव % डेक्सट्रोज है, आपका कोई न्यूट्रिएंट्स है, आपका कोई मल्टीबायोटिक जैसे इन्फ्यूजन है, उसको आपने हल कर लिया तो वो दे रहे हैं, तो वो पेरेंटल सॉल्यूशंस आ गए ना, आपके ड्रिप फॉर्म में दिए जा रहे होते हैं। वो आपके जो ड्रिप के ज़रिए आपके आईवी के थ्रू दिए जा रहे होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? आपके पेरेंटल सॉल्यूशन। एक होता है ये रहा पेरेंटल, और ये है ओरल। यहाँ पे मैं जिक्र करी ओरल सॉल्यूशन का। ओरल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? Oral solutions are oral liquids containing one or more ingredient dissolved in a suitable vehicle. नेक्स्ट हमारा पहले ये नीचे पढ़ लें, उसके बाद इसके ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आ जाएंगे। ड्राइड मिक्सचर फॉर सॉल्यूशन। ड्राइड मिक्सचर कौन से होते हैं? जैसे आपके पास जो है ना कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, वो किस फॉर्म में हैं? पाउडर फॉर्म में हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स आपके पास किस फॉर्म में हैं? सपोज जैसे कि पेनिसिलिन वी है, राइट, पेनिसिलिन वी है, आपके पास जो है ना ऑगमेंटिन है, आपके पास कैलामॉक्स है, आपके पास और भी बहुत सारे जो ऐसे पाउडर फॉर्म में हैं, वो क्या कहलाते हैं? ड्राइड मिक्सचर्स फॉर ओरल सॉल्यूशन। इस वजह से कि अगर पेनिसिलिन वी है जैसे, उसको जो है ना ड्राइड मिक्सचर में उसके वो पाउडर फॉर्म में है, अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, ठीक है, तो उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी इनसफिशेंट है। स्टेबिलिटी वाटर में इनसफिशेंट होने की वजह से फिर उनको किस में दिया जाता है? ड्राइड मिक्सचर या पाउडर फॉर्म में जो है ना तैयार किया जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट, उसे जो है ना फिर किस में डिज़ोल्व किया जाता है? फिर वाटर फॉर इंजेक्शन एंड कोई भी जो सुटेबल सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व करके फिर एडमिनिस्टर किया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? ड्राइड मिक्सचर फॉर द ओरल सॉल्यूशन। अच्छा, तो ड्राइड पाउडर मिक्सचर होते हैं, उसके साथ जो है ना तमाम आपके जो फॉर्मुलेटिव वो एजेंट्स होते हैं, जैसे ड्रग फ्लेवरिंग एजेंट, ड्रग भी होती है उसमें, फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है, कलरिंग एजेंट भी होता है, एंड अदर एक्सेप्ट फॉर द सॉल्वेंट। उसमें सिर्फ सॉल्वेंट नहीं होता, जो आपका ड्राइड पाउडर होता है उसमें उसके एक्सीपिएंट भी ऐड होते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ओरल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट, आपका कोई भी एक्टिव ड्रग हो, एक्सीपिएंट ड्राइड मिक्स पाउडर होता है, उसमें उसके तमाम जो फॉर्मुलेटेड वो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं। उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी हैं, आपने देखा उसमें कलर भी ऐड होता है, कुछ येलो कलर के होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ जो है ना स्लाइटली वाइट ब्राउन होते हैं, इस तरह के ऐड होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपके? उसमें ड्राइड जो मिक्सचर है उसमें तमाम एक्सीपिएंट्स भी ऐड होते हैं। सिर्फ उसमें क्या ऐड करना होता है आपको? इवन कि उसमें बफर भी ऐड होता है सोलिबिलिटी के लिए या उसकी स्टेबिलिटी के लिए, कि वो स्टेबल रहे, तो उसके लिए भी जो है ना वो पीएच चेंज ना करे अपनी, उसमें बफरिंग एजेंट भी ऐड होता है। बफरिंग एजेंट क्या थे? दोज एजेंट दैट resist to
चेंज इन पीएच, तो वो भी उसमें ऐड होते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवा को देते हुए जो है ना उसको फिर क्या कर दिया जाता है, डिजोल्व किया जाता है और लगा दिया जाता है, तो वो ड्राइड मिक्सचर। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होते हैं? ORS सुना हुआ है? ORS इसका मुखफ़फ़ है ना, ORS। दिस आर कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अच्छा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है ना आपके 5% डेक्सट्रोज हो गया, 10% डेक्सट्रोज हो गया, ये किस लिए, ये उसमें भी होते हैं, और आपका जो ORS है उसमें भी आपके कुछ मिनरल्स ऐड हैं। ये सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और पेशेंट को किसके ज़रिए, थ्रू जो है ना ड्रिप एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो ये आपके ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होते हैं दैट आर ऑलरेडी इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ये आपका OTC है या प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन OTC है। OTC स्टैंड फॉर ओवर द काउंटर ड्रग्स। वो साशे भी होते हैं लेकिन सॉल्यूशन भी अब आने लगे हैं ना। मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में आपके 5% डेक्सट्रोज ड्रिप है ना, जो कि डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए, जिससे पेशेंट का जो है ना मिनिमल वो डिहाइड्रेशन है, तो वो कहते हैं इसको जो है ना 5% डेक्सट्रोज लगा दें, पानी की कमी हो गई है। वो आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। तो ORS भी, ऑस्मोलार सॉल्यूशन जो है ना वो उसमें डिज़ोल्व है, बच्चों के लिए अक्सर आता है। वो उसमें मैंगो फ्लेवर भी होता है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर भी है, चॉकलेट फ्लेवर भी है, तो वो भी होता है। सॉल्यूशन फॉर्म है, मतलब कि बताने का मकसद ये है। वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहलाता है वो भी। इसमें 5% आपका ORS भी है लिक्विड वाला, 5% डेक्सट्रोज है और 10% डेक्सट्रोज है। ये एग्जांपल्स हैं इसके। ORS लिक्विड, साशे वाला भी, हम अगर साशे भी है उसका तो बेसिकली पाउडर है, वो आपका सोल्यूट है, उसे आप पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहा है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ही तैयार हो रहा है उससे भी। लेकिन है वो किसमें, बताने का मकसद ये है कि वो भी इट आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन, ये मकसद है बताने का। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्या एडवांटेज होगा ओरल उसका? सबसे पहले कि दे आर जो सबसे पहले जो इसकी फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि ये होमोजेनस होते हैं एंड देयरफॉर मेडिकामेंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप जो है ना कोई ऑयल है, मेडिसिन है, वो ऑयली इन नेचर है, उसे पानी में हल करते हैं, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, तो एक आप पी रहे होंगे, अगर उसे ओरल फॉर्म में लेते हैं तो आधी मेडिसिन तो चली जाएगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो ना डिस्ट्रीब्यूट हुई। आधी मेडिसिन जो है ना आपका हो जाए, जिस बर्तन में आपने उसको तैयार किया है वो आधी उसी में लग जाए, आधी जो है ना आप पी लें, जो मेन था वो उसी में रह जाए, तो वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। तो सबसे जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि दे आर दी होमोजेनस मिक्सचर एंड द मेडिकामेंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्वेंट। मेडिकामेंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्वेंट। मेडिकामेंट क्या है आपका एक्टिव जो ड्रग है, मेडिकामेंट ये है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको उसकी क्या मिल जाएगी फिर, डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन। जैसे ORS है, उसको आपको क्या करना है, एक ORS को आपने 4 गिलास पानी में हल करना है, ठीक है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो इतनी ही रिक्वायर्ड है। अगर आप एक साशे को 2 साशे को 4 गिलास पानी में हल करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। तो आपका जो होमोजेनस मिक्सचर है उसमें जो आपकी ड्रग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, अगर कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो आपको जो है ना उसकी प्रॉपर डोज
एडजस्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें जो आपका मेडिकामेंट है इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट। सेकेंड बेनिफिट क्या है इसका कि दे आर मोर क्विकली इफ़ेक्टिव। अगर आप टैबलेट लेते हैं, सपोज़ करें आपने टैबलेट ली पानी से, टैबलेट जो है ना आपके स्टमक में जाएगी, स्टमक से फिर वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, वहाँ पे वो डिज़ोल्व होगी, वो अपने मेडिकामेंट्स रिलीज़ करेगी, रिलीज़ करके फिर वो ब्लड में शामिल होंगे, ब्लड में शामिल होंगे फिर वो पूरी बॉडी में शामिल होंगे। तो वो कितना टाइम ले लेंगे? घंटे ले लेंगे वो, 15 मिनट नहीं घंटे लेंगे। कितने लेंगे वो? पूरे मतलब कि आपको जो उसकी कंसंट्रेशन है प्रॉपर अचीव करने के लिए थोड़ा सा रिलीज़ तो होगा, लेकिन कम्प्लीटली जो आपको चाहिए होगा इफ़ेक्टिव उसका थेरेप्यूटिक रोल वो कितने में होगा? घंटों में कवर होगा। उसके मुकाबले में आपके जो सॉल्यूशंस हैं आर क्विकली इफ़ेक्टिव। ये क्या हैं आपके? क्विकली इफ़ेक्टिव एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस वेरी फास्टली। आपने मेडिकामेंट था, डिज़ोल्व किया और फ़ौरन से आपने उसको जो है ना ओरल फॉर्म में ले लिया, तो उसकी एब्जॉर्प्शन उसी वक्त इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी उसी वक्त इसकी एब्जॉर्प्शन। तो दे आर मोर क्विकली इफ़ेक्टिव दैन टैबलेट्स और द कैप्सूल बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सोल्यूशन फॉर्म एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट क्विकली। They can easily colored, flavored and sweetened। अगर एक टैबलेट है वो पाउडर फॉर्म में है, ग्रेन्यूल फॉर्म में है, उसमें आपने फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना है, उसमें कलरिंग एजेंट ऐड करना है, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट इसके अंदर सोल्यूशन का एक बेनिफिट ये भी है कि दे कैन ईजिली कलर्ड, फ्लेवर्ड एंड द स्वीटेंड। अगर आपने उसको स्वीट करना है तो वो फ़ौरन से जो है ना उसमें आप हल करेंगे स्वीटनिंग एजेंट, वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा क्विकली। और अगर आपने उसको फ्लेवर देना है तो उसके भी जो है ना आपने फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं, वो इजीली वो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा उसके अंदर ना। तो ये जो है ना इसका एक एडवांटेज ये है, दे कैन ईजिली कलर्ड, फ्लेवर्ड एंड द स्वीटेंड। सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो है ना टैबलेट लेने के तो बड़े भी जो है ना वो राज़ी नहीं होते कि वो जो है ना आपके हलक में अटक जाएगी। तो बच्चे जो है ना बिल्कुल जो पीडियाट्रिक्स और जीरियाट्रिक्स जो हैं उनके लिए, जो जीरियाट्रिक्स से कहते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स को, एजिड बुजुर्ग, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स से कहते हैं बच्चों को। तो पीडियाट्रिक्स के लिए और जीरियाट्रिक्स के लिए जो है ना सोल्यूशन फॉर्म लेना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू दी टैबलेट्स और द कैप्सूल, क्योंकि वो उसे स्वेलो नहीं कर सकते। Children or the patient who cannot swallow tablet capsule can easily ingest solution, right? बहुत है 5। अब हम इसके डिसएडवांटेज पे आ जाए। दे आर, अगर पानी है अगर, तो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी ग्रोथ ज़्यादा कहाँ पे हो सकती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके, उनके लिए जो इजीली जो वो है ग्रोइंग वो है क्या कहते हैं एनवायरनमेंट है, उनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? वाटर होता है। तो सॉल्यूशंस का एक डिसएडवांटेज ये है कि दे कैन प्रोवाइड द मीडियम फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अगर सॉल्यूशन है उसमें कोई भी ग्रोथ हो जाती है तो ये ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाएंगे? डिटेरियोरेट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड डोजेज फॉर्म।
they are less stable as compared to a solid dosage form because deterioration is faster in solution. Deterioration क्या है उसका? डिटेरियोरेशन का मतलब ये है कि उसका अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ना रहना, गल सड़ जाना, ख़राब हो जाना, बोसीदा हो जाना। तो ये इनकी जो स्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है ना वो कम होती है, एंड डिटेरियोरेशन का प्रोसेस जो है ना इनमें फास्टर होता है। इसका दूसरा वो है कि इनका जो टेस्ट होता है ना वो मास्क करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि वो फ्लेवर टेस्ट इनके इसमें जो है ना आप इसका जो टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, उसे क्या कर सकते हैं, मास्क नहीं कर सकते। मास्क से मुराद ये है कि वो कड़वा है सिर्फ, उससे आपने स्वीटनिंग एजेंट ऐड भी कर दिया, लेकिन जब भी आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो तब भी उसका जो कड़वाहट है वो मास्क करना डिफ़िकल्ट है। अगर टैबलेट है, टैबलेट हम ले रहे होते हैं, टैबलेट जो है ना वो कड़वी है, उसके ऊपर जो है ना आप अगर एक स्वीट उसकी कोटिंग कर देंगे उस पर किसी भी स्वीटनिंग एजेंट की, तो वो जल्दी से क्या कर देगी, बिटर टेस्ट को मास्क कर सकती है, होल मतलब उसे वो कवर कर सकती है। लेकिन जो सॉल्यूशंस में बिटर टेस्ट जो है ना वो कवर नहीं होता। तो ये इसका इसीलिए जो है ना बच्चों के लिए है तो इजी डोजेज फॉर्म, लेकिन बच्चे जो है ना वो रेजिस्ट करते हैं इसे लेने से। लेस स्टेबल इन दे माइट चेंज, कलर चेंज हो सकता। अच्छा, जो स्टेबिलिटी है उसमें क्या फैक्टर आ सकते हैं? लेस स्टेबल क्यों है कि इसका कलर भी चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकती है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, और केमिकल गैस फॉर्मेशन भी हो सकती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बल्कि होता है, बल्क में होता है। इसके अलावा जो है ना दूसरा है कि रिक्वायर्ड एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर डोजिंग। इसकी जो डोजिंग है उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। जैसे अगर आपको सिरप है वो कहा गया है कि 10 ml लेना है, आपने स्पून से लेना है, तो आपको जो है ना वो स्पून से या किसी भी कंटेनर में आपको जो है ना बोला गया है, तो हो सकता है इंडिविजुअल जितने भी हैं वो उसको ले रहे हैं तो वो उसके एक्यूरेट मेजर ना कर सकें। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डोजिंग। 5 ml रिक्वायर्ड है। आपने हो सकता चम्मच में आपने वो अंदाज़ा किया कि इस चम्मच में जो है ना 5 ml आ जाएगा, उसमें जो है 3 ml गया है, पिलाने के दौरान भी वेस्ट भी हो जाता है, तो आया 2 ml गया है, 5 ml गया है, 6 ml गया है। तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है ना सॉल्यूशंस की क्या होती है, डिफ़िकल्ट। टैबलेट है उसमें एडिड है कि 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट नहीं, आपने पूरी टैबलेट ले ली, एक्यूरेट में उसकी डोजिंग हो गई है। ये इसके डिसएडवांटेज थे, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन का टॉपिक जो है ना वो एंड होता है।